पटना में एक बड़ी मशहूर दरगाह है, कच्ची दरगाह। और इसकी खूबी ये है कि ये 800 साल की क़दामत के करीब की दरगाह है और आज भी शायद पहले दिन की तरह कच्ची है। और यही वजह है कि इसके मशहूर होने में भी इसका वही उन्सुर गालिब है, यानी इसे खास व आम सब कच्ची दरगाह कहते हैं। ये एक ऐसे बुजुर्ग की दरगाह है जो कई लिहाज से अहमियत के हामिल है। पहली बात ये कि ये एक ऐसी दरगाह है जो हर कम्युनिटी के लिए मोहब्बत का और अकीदत का मरकज़ है। सब यहाँ आते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, खवास भी, अवाम भी, सब यहाँ के असीर हैं। उसकी वजह एक तो रूहानी है कि किसी जगह जाने से अगर किसी को क़ल्बी रूहानी सुकून मिलता है तो वो उस जगह जाएगा, ये बाद में देखेगा कि वो जगह किसकी है। दूसरी बात ये कि ये अहमियत के काबिल इसलिए है कि इस बिहार में सूफिज्म की तारीख जितनी भी पुरानी मानी जाए, जो लोग सबसे पहले सूफी माने जाएंगे बिहार में, उनमें एक वो है जो कच्ची दरगाह में लेटे हुए हैं। यानी वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड एंशिएंट सूफीज में से एक है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सबसे पहले कौन सूफी आए थे, लेकिन जो सबसे पहले आए थे उनमें एक नाम कच्ची दरगाह वाले हजरत का है। कहाँ से आए थे? तकरीबन सारे तस्किरा निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उनका असली वतन काशगर था, काशगर से वो आए थे। उनका सबसे पुराना नाम मनाक़िबुल असफिया नामी किताब में मिलता है। मनाक़िबुल असफिया मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनेरी के बाद लगभग 50 साल के अंदर अंदर लिख दी गई थी। यानी 9वीं सदी हिजरी की शुरुआती दहाइयों में मनाक़िबुल असफिया लिखी जा चुकी थी। मनाक़िबुल असफिया में आपका नाम काजी शहाबुद्दीन आया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि काशगर से इनका ताल्लुक ओहदे क़ज़ा से था। उस वक्त तक बाई जेनरेशन काजी लिखने का रिवाज नहीं था। इसके मतलब यह है कि आप काजी के ओहदे पर फाइज थे, या तो तबलीग व दावत के जज्बे से मुतासिर होकर आपने हिंदुस्तान का सफर किया था, या फिर सियासी सूरत हाल ने मजबूर किया था कि वो किसी सेफ साइड में जाएं और वो हिंदुस्तान आए थे। बाज लोगों ने माबाद में ये कहना शुरू किया कि वो काशगर के बादशाह थे, लेकिन अभी तक उनकी बादशाहत से मुतालिक कोई सनद हासिल ना हो सकी। और चूंकि सबसे कदीम माखज में उन्हें काजी लिखा गया है, इसलिए ज्यादा मुनासिब यह है कि उनको काशगर के ओहदे क़ज़ा से जुड़ा हुआ माना जाए। हजरत शहाबुद्दीन रूहानी एतबार से किस सिलसिले से ताल्लुक रखते थे? रूहानियत में, तरीक़त में, या सूफिज्म में, या इल्म तसव्वुफ में उनका उस्ताद कौन था? इस सिलसिले में भी दो रिवायत। एक रवायत ये बताती है कि वो बहुत मशहूर सूफी, आलमी पहचान रखने वाले शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, जो शेखुश्शयूख कहलाते हैं, यानी वो भी हजरत के हमनाम हैं, उनसे आपको तालीम, तरबियत, इजाजत, खिलाफत थी। यानी आप सिलसिले के एतबार से सोहरावर्दी थे और अवारिफुल मारिफ के मुसन्निफ शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के मुरीदो खलीफा थे। लेकिन ठीक पैरेलल दूसरी राय भी आ जाती है कि उनका रूहानी ताल्लुक शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के पीर भाई शेख नजमुद्दीन कुबरा वली तराश से था, इसलिए आप कुबरवी सिलसिले से आपका ताल्लुक था। हो सकता है कि दोनों बुजुर्गों से फैज़याब हुए हो, और ये बात करीन क़यास है, हो सकता है कि दोनों से फैज़याब हुए हो। अब एक और सवाल उठता है कि आप खानदानी एतबार से क्या थे? इस सिलसिले में भी तस्किरा निगारों की दो राय है। एक राय ये कहती है कि आप सादात हैं और आपका खानदान हजरत इमाम जाफर सादिक के बेटे सैयद इस्माइल से जा मिलता है, यानी आप जाफरी सादात में से हैं। जाफरी सादात की जो इस्माइली शाख है, उससे आपका सिलसिला नसब मिलता है। दूसरी राय ये है कि आपका सिलसिला नसब इमाम अली मूसा रजा से मिलता है और आप रजवी सादात में से हैं। यानी सादात होने पर तो इत्तेफाक है, लेकिन नसबनामे के फर्क पर तस्किरा निगारों की अलग अलग राय है। ये बुजुर्ग, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिसिटी से अलग हटकर जो बातें कही जाती हैं, वो ऑथेंटिक तरीके से दोहराना सही नहीं है। एक सबसे बड़ी रिमार्केबल बात यह है कि आप ऐसी औलाद रखते थे जैसी इस दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। यानी आपकी हर औलाद अपने वक्त की मारूफ, पसंदीदा, मकबूल, रिनाउंड पर्सनालिटी की हामिल थी।
آپ کو کہا جاتا ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹے تھے۔ 4 بیٹیوں میں بڑی بی بی رضیہ تھی، جن کی شادی منیر شریف میں مخدوم کمال الدین یحییٰ منیری سے ہوئی، اور ان بڑی بیٹی کی اولاد میں مشہور ترین 4 بیٹے ہوئے، یعنی مخدوم خلیل الدین، دوسرے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، تیسرے مخدوم جلیل الدین، اور چوتھے مخدوم حبیب الدین۔ یہ چاروں، اور ان چاروں میں منجھلے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری دنیا کے مشہور ترین اسکالرز، صوفی، عالم دین اور بہترین انسان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور اسی لیے کچی درگاہ کی پہچان مخدوم جہاں کے نانا کی درگاہ کی حیثیت سے۔ دوسری بیٹی آپ کی بی بی حبیبہ تھیں، جن کو بعض کیلی گرافر نے، کاتبوں نے جیا لکھ دیا ہے، بی بی جیا، بی بی حبیبہ یا بی بی جیا۔ ان کی شادی حضرت موسیٰ کاظم ہمدانی سے ہوئی۔ یہ خاندان ہمدان سے یعنی ایران سے مائیگریٹ کر کے ہندوستان آیا تھا اور ہندوستان میں آباد ہو گیا تھا، اور مجلی بیٹی بی بی حبیبہ انہی کی زوجیت میں گئی، اور ان سے جو اولاد ہوئی ان میں سب سے مشہور نام مخدوم احمد چرمپوش کا ہے، جن کی درگاہ بہار شریف میں امبیر شریف میں ہے، وہیں ان کی والدہ کا مزار بھی ہے۔ اس طرح مخدوم شہاب الدین پیر جگجوت صاحب مزار کچی درگاہ کی مجلی صاحبزادی امبیر میں ہے، اور ان کے صاحبزادے بھی وہیں آسودہ ہیں۔ مخدوم چرمپوش کے اور بھائی لوگ بھی بہت مشہور بزرگ ہوئے ہیں، اور ان کا ذکر بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تیسری بیٹی حضرت کی بی بی جمال تھی، جن کی شادی سلیمان لنگر زمین کاکوی سے ہوئی تھی، یعنی یہ بھی منیر کے خاندان میں بیاہی گئی۔ مخدوم سلیمان لنگر زمین کاکوی حضرت عبدالعزیز کے بیٹے تھے، جو امام تاج فقی کے بیٹے ہیں، یعنی مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کے یہ چچا سلیمان لنگر زمین سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور اس شادی سے 2 مشہور اولاد ہوئی۔ پہلی کا نام بی بی کمال، جو کاکو میں آسودہ ہے، یعنی وہ کچی درگاہ والے حضرت کی نواسی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض تذکرہ نگاروں نے بجائے نواسی کے ڈائریکٹ بیٹی کہا ہے، کہ بی بی کمال حضرت کی بیٹی تھی، لیکن جو تذکرہ نگار محققین میں شمار ہوتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ بی بی کمال کاکو والی دراصل کچی درگاہ والے حضرت کی نواسی ہیں، اور ان کی والدہ بی بی جمال یہ دراصل پیر جگجوت کی بیٹی ہے۔ اس کے علاوہ 1 بیٹے ان کے اور ہوئے، یعنی آپ کی تیسری بیٹی کی 1 اولاد بیٹے تھے، جن کا نام تھا عطا اللہ۔ عطا اللہ کا خاندان بھی آگے چلا، اور عطا اللہ کا خاندان بھی پھیلتا ہوا دور تک پہنچ گیا۔ حضرت بی بی کمال کی اولاد میں ایک بہت مشہور بزرگ ہوئے، جن کا نام مخدوم حسین غریب دھکڑ پوش ہے۔ ان کا مزار مہسوں میں ہے، جو مہسوں ابھی بنگال کے اس علاقے میں ہے جو دیناجپور سے قریب ہے۔ مہسوں بہت مشہور درگاہ ہے، اور یہ بہت مشہور بزرگ ہے، مخدوم حسین غریب دھکڑ پوش۔ آپ کی چوتھی بیٹی، جن کا نام بی بی ہدیہ ملتا ہے، بی بی ہدیہ کی شادی حضرت آدم صوفی جو پکی درگاہ میں آسودہ ہیں ان کے بیٹے مخدوم حمید الدین سے ہوئی، یعنی مخدوم شہاب الدین پیر جگجوت کے چوتھے داماد مخدوم حمید الدین ہیں، جو پکی درگاہ والے کے بیٹے ہیں اور وہیں آسودہ ہیں، اور ان سے ایک بڑے نامور بزرگ پیدا ہوئے، یعنی چوتھی بیٹی کے اولاد میں جو مشہور نواسے ہوئے وہ مخدوم طیم اللہ سفید باز چشتی ہیں، جن کی درگاہ بہار شریف میں بیجون میں ہے۔ بیجون کو لوکیٹ کرنے کے لیے اگر آپ بہار شریف سے راستہ پکڑ کے نوادہ کی طرف بڑھیں گے تو نوادہ کی طرف بڑھتے ہوئے جیسے ہی ریلوے لائن کراس کریں گے تو ریلوے لائن کراس کرتے ہی بائیں طرف بیجون ہے، اور وہیں ایک بڑے چبوترے پر مخدوم حمید الدین کے بیٹے مخدوم طیم اللہ سفید باز کا مزار ہے، جو پیر جگجوت صاحب مزار کچی درگاہ کے چوتھی بیٹی کے صاحبزادے ہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ان چاروں بیٹیوں سے جو اولاد ہوئی وہ اپنے زمانے کی نہایت مشہور، مقبول اولیاء اللہ، علماء دین اور دانشور اولاد ہوئی۔ حضرت کے ایک صاحبزادے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت کی اولاد میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شاہ حفیظ الدین، وہ 11ویں صدی ہجری کے آس پاس کے بزرگ ہیں۔ ان کی ایک ڈائری سے یہ نام ٹریس ہو پاتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے بھی تھے جن کا نام قمر الدین تھا، اور وہ ان کو بہت عزیز رکھتے تھے اپنے صاحبزادے کو۔
अजब नहीं कि ये वही कमरुद्दीन हो जो मखदूम जहां शरफुद्दीन यहिया मनेरी के मलफूजात में बाज दफा ये नाम मिलता है कि हजरत कमरुद्दीन या उनके साहबजादे, तो हजरत के जाहिर है कि मामू के बेटे हुए, कमरुद्दीन के बेटे, वो भी मलफूज में हाजिर हैं और उनका जिक्र मामूजाद भाई की हैसियत से आता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये कच्ची दरगाह है, इसके बारे में एक ट्रेडिशन चला रहा है कि यहाँ इस दरगाह में न सिर्फ हजरत का मज़ार बल्कि हजरत के अलावा भी कोई मज़ार इस अदब से पक्का नहीं किया जाएगा कि जब हजरत का मज़ार कच्चा है तो किसका पक्का हो। इसी तरह ये पूरी दरगाह कच्ची दरगाह कहलाती है। हजरत के बगल में हजरत की अहलिया का मज़ार है और वो आपके साथ आई थी हिंदुस्तान, और वो भी अपने वक्त की वलिया हैं, और इन दोनों की औलाद का तस्करा तो आपने सुन लिया। कुछ बातें ट्रेडिशनली चली आ रही हैं। एक मज़ार वहाँ पर बताया जाता है जो आपके कदमों में है कि वो एक ऐसी खातून का मज़ार है जो हजरत से अकीदत रखती थी, श्रद्धालुओं में से थी, और उसने हजरत से इस कदर अकीदत की थी कि आज उसका मज़ार भी उसी कैंपस में है। ये भी कहा जाता है कि वो अपने पेशे के एतबार से ग्वालिन थी और वो हजरत से मुतासिर होकर हजरत के कदमों में ही रहना अपना जिंदगी का मकसद समझती थी। तदफीन भी वहीं हुई। इसकी तफसीलात में जाने से अच्छा होगा कि ये देखा जाए कि इतनी बड़ी गैर मुस्लिम आबादी आज तक दरगाह से बेपनाह अकीदत की हामिल है। इससे अंदाज़ा होता है कि हजरत का काम किस कदर गहरा था और उसका दायरा किस कदर वसी था। बगैर वसी दायरे के और बगैर अटैचमेंट के कोई कम्युनिटी किसी से नहीं जुड़ती। ये उनकी खिदमात का दायरा है और ये खिदमात आज तक जारी है। वरना लोग एक बार बेवकूफ़ बन सकते हैं, एक बार धोखा खा सकते हैं, बार बार धोखा नहीं खा सकते। लगातार एतकाद के साथ हर कम्युनिटी का इस दरगाह पर हाजिर होना अपने आप में बहुत अहम है। ये दरगाह बिहार की कदीम तरीन दरगाहों में से है, इसलिए इसकी जायदाद भी इम्तिदाद ज़माना की नज़र हुई है। आज की तारीख में कच्ची दरगाह की जायदाद कहाँ तक फैली हुई थी, कितनी थी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग वक्तों में अलग अलग लोग इसके केयरटेकर हुए, मुतवल्ली हुए। यहाँ कोई सज्जादा नशी नहीं है, खादिमों के ज़रिए ये दरगाह चलती है। एक और जोग्राफिकल फैक्ट है इस दरगाह के साथ कि जब इस दरगाह के पास आप पहुँचेंगे और चारों तरफ आप एक जायजा लेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये बिल्कुल लबे गंगा है, दरिया के किनारे है। तब इसके कच्चे होने के बावजूद इसके महफूज रहने पर एक और तवज्जो जाएगी कि दरिया में इनकलाबात आते रहते हैं। कभी दरिया पटना से सट जाती है, कभी पटना से हट जाती है, लेकिन इस सटने और हटने में इस कच्ची दरगाह के वजूद का महफूज रहना ये अपने आप में खुद एक बड़ी करामत है या खूबी की बात। एक दूसरी बात यह कि जब यहाँ पर आप गंगा का जायजा लेंगे तो आपको एक दिलचस्प चीज महसूस होगी कि यहाँ गंगा बजाय पूरब पश्चिम बहने के इसका रुख बदल गया है। ये वहां पर बिल्कुल टर्न लेकर इस तरह हो गई है। मज़ार का सरहाना उत्तर तरफ होता है और उत्तर तरफ गंगा है, तो वहां आपको देखकर बड़ी हैरत होगी कि वहां मज़ार के पूरब तरफ गंगा है, यानी गंगा ने वहां पर टर्न लिया है और इसी टर्निंग पर आपकी दरगाह है। तो इस लिहाज से एक जोग्राफिकल फेनोमेना भी, जियोलॉजिकल फेनोमेना भी वहां पर काम कर रहा है। ये इतनी बातें हैं, मजीद तफसील कभी।